हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है संवाद। ठीक है, और 112 मतलब ये एपिसोड है, मीन्स वीडियो है द हिडन हिंदू, अक्षत गुप्ता। तो ये अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था और किस तरीके से अपनी वाइफ से अलग हो गए थे। तो काफ़ी दुख होता है इस तरीके से, कभी किसी के साथ इस तरीके से ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो बंदा मतलब काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अगर लाइफ में अगर इस तरीके से हो और कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोच रहा हो कि मैं मर जाऊंगा, तो वो बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि सिर्फ एक वही बंदा नहीं है, और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपसे जुड़े हुए होते हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो कभी भी बहुत से क्या करते हैं, लव मैरिज में लव करते हैं, मतलब शादीशुदा लाइफ होती है तो क्या करते हैं कि जब वो अंदर से टूट जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो सीधा मरने की सोचते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि उनसे ज़्यादा जिनके लिए वो मर रहे हैं वो तो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तो ऐसे इंसान के लिए क्यों मरना जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। ठीक है ना, आप उनके लिए जिए जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके माँ बाप, आपकी फैमिली, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप उनके लिए जिए। ठीक है ना, मेरा मानना ये है। तो मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बंदा एक टाइम पे एक पॉइंट पे आके बिल्कुल टूट जाता है अंदर से, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालना उस वक्त पे बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उस वक्त पे ही पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या ही कह पाएंगे आप बताइए, क्योंकि वो है तो आप ही की शर्मिंदगी ना। चलिए, एक होता है कि सामने वाले ने गलती की, वो किसी और के साथ चला गया, लेकिन आप कहीं ना कहीं कम पड़ गए ना, इसीलिए तो उसको किसी और की ज़रूरत पड़ गई। तो ये है तो आप ही की शर्मिंदगी। बट जरूरी नहीं है ना कि वो कमी की वजह से ही वो, नहीं, मतलब मैंने जैसे कहा कि वो एक चॉइस है। हाँ, चॉइस है। आपका फेवरेट फूड क्या है रेन जी? उल्टा क्वेश्चन। फेवरेट फूड दाल चूरमा, हमारे हरियाणा में बहुत है। दाल चूरमा आपका फेवरेट है? आप सोचिए कि मैं आपको, आपकी खपत एक थाली की है, मैं कुछ और, दाल चूरमा साइड रख दीजिए, मैं आपको एक थाली की खपत वाले इंसान को 2 थाली खाना खिला दूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं बोलूँ दाल चूरमा खाओ, आपको कितना भी पसंद होगा, आप उस समय देखना भी नहीं चाहेंगे। आप बोलो सब जो खाया हूँ बाहर आ जाएगा भाई, इतना भर गया, ये सोच के कि इसको खाना पड़ेगा, निकल जाएगा। करेक्ट है, ऐसे ही होता है। बिल्कुल। ये शरीर का एक भाग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, शरीर का हर भाग, दिमाग, दिल, सब ऐसे ही काम करता है कि जब जी भरा रहता है ना, तो सबसे अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, और बहुत बुरी चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है जब भूख लगी होती है। तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले की कमी रही होगी कि उसके साथी को भूख लगी हुई थी। भूख की परिभाषा बहुत विस्तृत हो सकती है ना, वो किसी भी मायने में, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है। आप सोचिए, अगर आपको अब इतनी गर्मी है, आपको हो सकता है आदत हो ठंडा पानी पीने की, मगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होगी ना, तो आप ये नहीं देखेंगे कि पानी ठंडा है कि गर्म, आपको उस समय सिर्फ पानी चाहिए किसी भी रूप में, आप बस पी जाएंगे। तो ऐसे ही था, मेरे पास वक्त की कमी थी, उनके पास इमोशंस एक एक्सेस में थे, दोनों को एक दूसरे के इमोशंस के साथ मिल गया, मैं थोड़ा पीछे छूट गया। और आपको ये एहसास भी कराया गया कि कमी आप में थी? हाँ, हर तरीके से सामाजिक तौर पर। हाँ, तो सामाजिक तौर पे एक कमाल का वाक़या हुआ था कि ये सब होने के बाद जब मैं मुंबई आ रहा था, तो मैंने अपने एक करीबी दोस्त को ये बताया, इत्तेफाक से उसका भी नाम अक्षत है, तो मैंने वो करीबी था, तो सिर्फ उसको मैंने बताया कि भाई मैं इंदौर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को यहाँ तकलीफ़ हो रही है और मैं बॉम्बे जा रहा हूँ राइटर बनने। अब मेरे पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ राइटिंग अ स्क्रीन प्ले या राइटिंग अ बुक तो है नहीं। हालांकि आज की डेट में ये जो ट्रिलॉजी है द हिडन हिंदू, जिसको महेंद्र सिंह धोनी साहब ने उसके राइट्स खरीदे हैं, 3 पार्ट में उसमें फिल्म बन रही है, उसके अलावा भी मेरे पास 7 फिल्में और हैं नॉन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। पर उस समय मैं कोई नहीं था, क्योंकि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ राइटर बनने। एक किटी पार्टी चल रही थी उसमें कुछ 27 कपल्स थे, और वहाँ उस पार्टी में किसी एक कोने से ज़ोर से चीख के, और आपको ये सब लोग जानते थे? सब के सब। आप उसी किटी पार्टी में अपनी वाइफ, एक्स वाइफ के साथ जाते थे? जी जी जी, मैं उसका हिस्सा रह चुका था। मेरे रेस्टोरेंट से वो सब मुझे जानते थे, मतलब वो 27 के 27 कपल्स मुझको जानते थे। तो एक कोने से एक बंदे ने दूसरे कोने पे दूसरे बंदे से ज़ोर से, ड्रिंक विंक के बाद ना लोग ऊंची आवाज़ में बात करते हैं,
बहुत नॉर्मल बात। तो उसने पूछा कि अरे अपने बीच में वो अक्षत गुप्ता था, वो सुसाइड किया था, मर खप गया, बच गया? तो दूसरे कोने से एक ने जवाब दिया कि नहीं नहीं वो ठीक है, बच गया है, वो अब बॉम्बे गया है राइटर बनने। तो तीसरे कोने से एक व्यक्ति ने मेरा मखौल उड़ाने की कोशिश से, या शायद बाकी सब लोगों के बीच में एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जोक क्रैक करने के इंटेंशन से एक बात कही। उसने तीसरे कोने से कहा उस बंदे को जिसने बताया था कि अक्षत गुप्ता बॉम्बे गया है राइटर बनने, उसको कहा कि तूने गलत सुन लिया होगा नालायक। वो अक्षत गुप्ता ने राइटर नहीं बोला होगा, अक्षत गुप्ता ने वेटर बोला होगा, क्योंकि वो यहाँ रेस्टोरेंट चलाता था, पैसे अब उसके पास बचे नहीं हैं। और उसकी काबिलियत इस ज़िंदगी में बॉम्बे जैसे शहर में जाके टेबल का जूठा साफ़ करना और टेबल साफ़ करने से ऊपर, जिसको औकात कहते हैं ना, हैसियत, इस बचे जीवन में उससे ऊपर वो नहीं उठ पाएगा। और पूरे 27 कपल इस कमाल के जोक पे हंसे थे। और विश्वास मानिए आपका ये इंटरव्यू, उनमें से जो लोग देखेंगे उन सबको याद होगा कि वो कौन कौन लोग थे उस पार्टी में, पर उनको ताज्जुब भी होगा कि ये बात मुझे पता है। ये बात जब मेरे पास पहुंची ना, तो मुझे उस लड़के को भी थैंक यू बोलना है जिसने वो ये कमाल का जोक क्रैक किया था, क्योंकि वो जोक इतना हर्ट हुआ आज भी इसी तरीके के लोगों के कारण, जिसमें मेरी एक्स वाइफ भी शामिल है। मेरा फेवरेट कोट है दैट द बेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस। और मुझे इस बात से कोई परहेज़ नहीं है ये कहने में कि मैं बहुत आम इंसान हूँ जिसमें मोहब्बत और नफ़रत दोनों कूट कूट के भरी है। हम लोग ना हेट्रेड वाला जो इमोशन है आर्यन जी, उसको बहुत ही नेगेटिव उसमें देखते हैं। विश्वास मानिए उससे ज़्यादा प्योर इमोशन और उससे ज़्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा मोटिवेटिंग और उससे ज़्यादा प्योर इमोशन कोई और इमोशन है ही नहीं। आपकी प्यार में मिलावट हो सकती है, आपकी नफ़रत में कभी मिलावट नहीं होती। अगर आपका सच में दिल दुख गया और आप नफ़रत में, तो मैं हूँ नफ़रत में, मुझे है लोगों से गिला शिकवा, और वो सबको होती है, लोग बोलना नहीं चाहते हैं। और जायज़ भी है ना, क्यों नहीं होगी? क्यों? अब आप सोचिए कि मैं कैसे इस बात को जाने दूं कि मेरे माता पिता, हम तीनों थाने के बाहर बैठे हैं क्योंकि हम पे बड़े केस भी लगे थे इसी के आसपास। किससे रिलेटेड थे वो? मैरिज से रिलेटेड। अच्छा, घरेलू प्रताड़ना, इसको 498A बोलते हैं। बहुत ही ख़राब चीज़ है, भगवान ना करे कि दुश्मन के साथ भी वो ऐसा। डाउरी वाला है क्या? सब लगा दिया था। 8.5 साल की लव मैरिज के बाद सब केसेस लग गए थे कि शराब पी के मारता पीटता था, जबकि मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। और आप मेरे पिता से मिलेंगे तो वो अपनी खुद की पत्नी से लेके मेरे बेटे तक से आप करके बात करते हैं। तो उन पे लांछन लग गए थे, मुझ पे लग गए थे। शादी करके मारपीट करता था, आए दिन नहीं, शराब पी के मारपीट करता था, दहेज मांगते थे। जितनी चीज़ें लग सकती थी वो सब लग गई थी। मतलब अगर बेटा नहीं होता तो पन्नों पे मैं नपुंसक भी हो जाता, क्योंकि एक केस बढ़ता है ना। तो ये सब केसेस पे जब पहली बार थाने में बुलाया गया, मैं बस सुसाइड से उठा था। तो हम थाने के बाहर बैठे हुए थे, मैं, मेरे माता पिता, छोटा भाई उस समय फॉरेन में था, कमर्शियल पायलट था, वो लौटा नहीं था तब तक। हम तीनों माता पिता मायूस इसलिए कि हमारा बड़ा बेटा है, अभी रिकवर कर रहा है सुसाइड से। सुसाइड करने गया मतलब डिप्रेस था, हमको समझ नहीं आया। हम तीनों बैठे हुए थे, वहाँ पे कुछ लोग आके खड़े होते हैं, एकदम सट के खड़े होते हैं ऐसे गोला बना के, और आपस में क्या बात कर रहे हैं मालूम? वो बात ये कर रहे हैं कि बताओ कितना बड़ा फेलियर है ये लड़का कि मरने गया और उसमें भी फेल हो गया। ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। और मैं वहाँ रो रहा हूँ बैठ के, कोफ्त में, तकलीफ़ में, कि थोड़ा तो रहम कर लो यार। 60 साल से ऊपर के मेरे माता पिता हैं, उनका बच्चा मरते मरते बचा है, वो थाने के बाहर गर्मी में बैठे हुए हैं और आप यहाँ भी नहीं छोड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। हम बताते ना कैसे जाना है। एक बार कोशिश किए, फेल हो गए, हार मत मानो। और ये आपस में बात करके ना हाई फाई दे रहे हैं एक दूसरे को, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। ये सब तरीके होते हैं सामने वाले का मनोबल तोड़ने का। तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि हाउ डेयर यू से दैट। दे विल से कि अरे तुमसे थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं यार। सो यू कैंट डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू लिसन। एंड तो कैसे नहीं रहेगी नफ़रत? लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ये जितनी भी नफ़रत है वो इट हैज़ सर्व्ड मी सो वेल। आई हैव नॉट हार्म्ड एनीबडी। मैंने अभी तक किसी का नुकसान नहीं किया।
आगे का पता नहीं, पर अभी तक किसी का नुकसान नहीं किया। लेकिन ना ये बजता है कान में बार 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 बार, तो लगता है कि भाई एक दिन तो अच्छा, इनमें से कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि यार हमने उसको गलत सोचा या वाह यार कमाल कर दिया, कोई नहीं बोलेगा। पर जब जब उनको याद आएगी ना मेरी, उनको लगेगा कि यार इससे बिगाड़ नहीं करनी चाहिए थी। मैं वहाँ जीत जाता हूँ अपने मन में। मेरे लिए उतना काफ़ी है कि मेरे माता पिता जो मेरे बगल में बैठ के रोए थे, दे आर सुपर प्राउड ऑफ मी। और मेरे लिए ये काफ़ी है कि अब उन जैसे सभी लोगों को, उनके आसपास वाले उन्हीं के पीठ पीछे बोल रहा हूँ कि क्या छोड़ के क्या पकड़ा, वारे किस्मत, काफ़ी। 2014 में सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। जो कुछ पन्ने बचे उससे आपने ये ट्रायलॉजी लिख दी। जी लेकिन वो उस डायरेक्शन में जाने के लिए जी मतलब कुछ तो होगा ना, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो एक चीज़ आपने पकड़ी, उसका सहारा लिया कि राइटिंग करनी है। ये कीड़ा कहाँ से था? ये कहीं तो सबकॉन्शियसली होगा या कॉन्शियसली भी होगा यार, कि एक विश होगी कभी से ही, या फिर मतलब कहाँ से आया ये लिखने का? कहाँ से आया? ऑफ ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट यू कुड हैव डन, मतलब आप रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते थे और आप फिर राइटर, मतलब ये तो एक अलग ही मतलब आर्क है ना। जी। मैं अरिहन जी शौकिया तौर पे लिखता था। अच्छा। लेकिन कहानी कभी नहीं लिखा। कविताएं लिख लेता था, जब यंग थे तो प्यार पे कविताएं लिख लेते थे, थोड़े बड़े हुए तो पैसे पे, थोड़े और बड़े हुए तो डेथ पे, पर वो शौकिया था। आई नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम थॉट दैट आई विल बिकम अ प्रोफेशनल राइटर। पर आपको लगता था कि जब मैं लिख रहा हूँ, जैसे बचपन में भी लिखते होंगे, तो कि अच्छा लिखा है यार? अपनी कृति तो सभी को अच्छी लगती है। अच्छी बात ये थी कि आसपास वाले भी बोलते थे कि यार बढ़िया है। अच्छा। लेकिन वो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ शौक़ था। जैसे ज़्यादातर लड़कों का शौक़ होता है क्रिकेट खेलने का, वो शादी वादी के बाद भी संडे के संडे क्रिकेट खेलने समय निकाल के पहुंच ही जाते हैं, है ना। मेरे लिए ये चीज़ वैसी ही थी कि अकेले बैठे हो, एक लाइन आ गई दिमाग में तो उसको नोट करके छोड़ दिया। फिर किसी दिन उस लाइन को पढ़े तो लगा यार ये ठीक ठाक लाइन है, तो उसके नीचे 4 लाइन जोड़ दी। जब लगा ऐसे कि कुछ बन गया तो अपने आसपास वालों को सुना दिया, उसमें 4 लोगों ने बोल दिया कि अच्छा है। जैसे अभी रिसेंटली 2 लाइनें लिखा गई थी कि तेरी खुशबू ने मेरे जिस्म से करार कर लिया। जब पहली बार प्यार परवान चढ़ता है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू टेक द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल विच इज़ कॉल्ड मेकिंग लव, विच एक्चुअली इज सेक्स। तो उसके लिए कि तेरी खुशबू ने मेरे जिस्म से करार कर लिया, मेरी रूह ने एक और पड़ाव पार कर लिया। सो इट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ लव, तो ये 2 लाइन आ गई, तो जब आ गई तो लिख लिया। तो वो मैं अभी तक कर रहा हूँ शौकिया तौर पे। जैसे अभी आपको वो सीलन सुनाया मैंने, ये सब ऐसे ही मेरे साथ जो घटित हो चुका है या होता रहता है, उसके हिसाब से कुछ लाइनें आ जाती। ये लिखना, बुक लिखना इसलिए शुरू हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ से आपने सवाल मेरी लाइफ में पीछे ले गए आप, कि जब बेटे को ले गए ना ये लोग, तो वो बहुत बड़ा सदमा था, आज भी है। क्योंकि मैं पिछले 8-8.5 साल से अपने बच्चे से मिला नहीं हूँ, उससे नहीं मिले हैं आप? नहीं, मैं आज भी मैं उससे बात नहीं कर। मुझे नहीं मालूम उसका फेवरेट फूड क्या है, उसका फेवरेट हीरो क्या है, उसका फेवरेट कलर क्या है, उसको कुछ नहीं पता मुझे उसका फेवरेट। बट ये क्या लीगल प्रोसेस में वो डिसाइड हुआ था कि? नहीं, लीगल प्रोसेस में डिसाइड नहीं हुआ था। क्या होता है ना कि हमारे जुरिडिक्शन जो है, हमारा जुडिशरी जो है उसमें, और ये हमारे जुरिडिक्शन की बात, मतलब जुडिशरी की बात नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती है ना, इसीलिए तो हम निरंतर उसको ठीक करते रहते हैं, खुद में भी और सोसाइटी में भी। विजिटिंग राइट्स के उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जिसमें आपको जो आपके बच्चे के साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा मिलेगा, उसमें वो 2 घंटा, 1 घंटा सिर्फ आपका होगा, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। तो वो सट के बैठ सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी जो दिखती थी साफ तौर पे, कि अगर मैं अपने बेटे से कोई सवाल पूछता था तो वो इतने पास होते थे कि वो सुनते थे मेरा सवाल और उसको कहते थे कि ये जवाब दे दो, और वो जवाब जो होता था वो इंटेंशनली हर्ट करने वाले जवाब होते थे। तो 6.5 साल का, 7 साल का बच्चा, जब उसको ये सिखाना होता है कि तहज़ीब क्या होती है, अदब क्या होता है, मान सम्मान क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, तब उसको मेरी वजह से ये समझाया जा रहा था कि इस तरीके से भी बड़ों से बात की जा सकती है।
अब वो महीने में एक बार 2 घंटे के लिए मिलता था, उस चक्कर में बचे 29 दिन अलग अलग तरीके से उसको भरा जाता था कि तुम्हारे फादर ऐसे थे, वैसे थे, ये करते थे, जो भी बोलते होंगे। मेरे सामने तो बोला नहीं, लेकिन वो उसकी बातों में, उसके बिहेवियर में दिखता था, क्योंकि दैट वाज अनदर लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी कि अगर हम ये सब नहीं बोलेंगे उस बच्चे को तो ही वॉज वेरी क्लोज टू मी। ये मैं अभी तक उसका नाम यहाँ सिंदूर जैसे लेके घूम रहा हूँ, आज तक नहीं हटाया। और ऑल्सो ऑल थैंक्स टू माई प्रेजेंट वाइफ, उन्होंने कभी कहा भी नहीं कि इसको हटा दो, वो समझती हैं कि ये मेरा बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ अभी तक। तो जब इस इंतज़ार का सफ़र शुरू हुआ था ना आर्यन जी, तो मुझे लगा था 2-4-6 महीने में समझा बुझा के ठीक करके वापस ले आऊँगा। तो मैंने ये कहानी उनके लिए लिखनी शुरू की थी, क्योंकि मेरा बेटा मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन है। तो उसको आयरन मैन, स्पाइडर मैन सब पता है, वो कौन कैसे बना से लेके उसकी अगली फिल्म का विलेन कौन होगा तक सब पता है। तो मुझे लगा उसको इतना कुछ पता है, लेकिन हमारे कल्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसको पूरी दुनिया पता रहे, या हर बच्चे को पता होना चाहिए। लेकिन वो हम लोग बचपन में स्कूल में बोलते थे ना कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करें। तो आप पूरी दुनिया जानने से पहले आप कौन हैं खुद को तो जान लीजिए। तो उस संदर्भ में, उस थॉट के साथ मैं ये किताब, एक्चुअली किताब बन गई, सच कह रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट। मैं एक कहानी लिखने निकला था कि 2-4-6 महीने में जब मेरा बेटा लौटेगा तो मैं उसको बोलूँगा मैं आपको मिस कर रहा था, तो मैं रोज़ जो आपको समय देना था वो मैं इस कहानी को दे रहा था, ताकि जब आप आएँ तो आपको पता रहे दैट ही वॉज मिसिंग मी, ही वॉज डूइंग समथिंग। वो आए ही नहीं। तो वो 4-6 महीने का सफ़र 1 साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, फिर 3 साल हुआ, 6 साल हो गया। मैं 6 साल तक लिखता रहा, और वो 6 साल में लिख के जो 3 पार्ट में कहानी बनी, वो अब मेरे को इधर उधर लेके जा रही है, आपसे मिलवा रही है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो मेरी डेस्टिनी का हिस्सा है। विडंबना जो है, आयरनी जो है, पैथस जो है, वो ये है कि मैं ये कहानी, अब क्योंकि ये कहानी के राइट्स धोनी एंटरटेनमेंट ने, साक्षी धोनी, महेंद्र सिंह धोनी साहब की समकक्ष जो है उन्होंने ले लिया है। अब इसलिए भी, और जब तक उन्होंने नहीं लिया था उस समय भी, मेरा काम है एज अ स्टोरी राइटर नरेट करना, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, खास करके फिल्म इंडस्ट्री में, कि वो 3 किताब पढ़ के सोचें कि लेना है कि नहीं। उनको 2-4 घंटे के अंदर पूरी कहानी सुननी होती है। एक बार इस पूरी कहानी को 3 पार्ट को सुनाने में मुझे 9 घंटे लगते हैं। जब मुझे प्रॉपर वक्त दिया जाता है तो वो 3 दिन 3 घंटे लेके 9 घंटे में एक बार ये पूरी कहानी सुना पाता हूँ। ये 9 घंटे की कहानी सुनाने का जो एक्सरसाइज है वो मैं अभी तक कम से कम 250 बार कर चुका हूँ। और विडंबना ये है कि मैं अभी तक अपने बच्चे को ये कहानी सुना नहीं पाया हूँ जिसके लिए मैंने ये लिखी है। तो मैं अभी उसके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और इस कहानी को सुनाते सुनाते जी, जो आपकी स्किल है वो भी एक तरीके से इम्प्रूव हुई होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये तो 6 साल बाद आया। उस 6 साल के दौरान आपने बॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिया था? काम ढूंढ रहा था जी। अच्छा, तो ये क्या पहला प्रोजेक्ट है या इससे पहले भी आपने काम शुरू कर दिया था? मैं जब मुंबई पहुंचा रियान जी, तो ये एक कहानी लेके पहुंचा, और मेरे माता पिता को, मेरे आसपास वालों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि कमाल की कहानी। तो बहुत सारे लोग पूरे देश से बॉम्बे पहुंचते हैं ना, तो उनके आसपास वाले इन अ गुड, मतलब विद अ गुड इंटेंशन, उनको ऐसा समझा दिया जाता है कि यू आर अ हीरो मटेरियल। जब वो यहाँ इस समंदर में आते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बड़ी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत मछलियाँ हैं, एंड आई एम जस्ट वन ऑफ देम। तो मेरी कहानी उस लिहाज से कुछ अलग नहीं है। मैं जब पहुँचा, मेरे को लगा ये तो ऐसी कहानी लिखी है मैंने कि बस जाऊँगा और लोग बोलेंगे आइए। क्योंकि मेरे परिवार में कोई बॉलीवुड में नहीं है, किसी को कोई बॉलीवुड सही शब्द नहीं है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलना चाहिए। तो हमारा दूर दूर तक इस लाइन से कोई सरोकार रहा नहीं। तो हमको जो समझ में आया हम वैसे करे। पर जब यहाँ पहुँचा तो समझ में आया कि एक कहानी से काम चलेगा नहीं। साड़ी की दुकान देखी होगी आपने, लोगों को साड़ी खरीदते, कपड़े खरीदते, नॉट ओनली साड़ी, शर्ट खरीदते। क्या होता है कि आप जाते हैं और वो आपको शर्ट्स दिखाते हैं, उसमें से आप एक शर्ट जो आपको अच्छी लग गई उसको आप अलग रखते हैं। आपको लेनी एक ही शर्ट है,
आपको इस 10 शर्ट में से एक शर्ट पसंद आ गई, आप उसको साइड रखते हैं, आप वापस सेल्समैन को देखते हैं और बोलते हैं और दिखाओ, और क्या है, ये 9 को हटाओ, नए 10 बिछाओ। होता है ना, साड़ियों में भी ऐसे ही होता है कि लेडीज़ एक साड़ी साइड रखती हैं, तो भैया और दिखाइए। ये पूरी देश का उसूल है हर मामले में, कि आप फ्रूट खरीदने जाते हैं, आपको खरीदना तो आम था, आपने आम खरीद लिया, आपने चीकू खरीद लिया, उसके बाद तीसरा फ्रूट जो आपको पहले से पता है आपको नहीं लेना है, आप बोलेंगे क्या प्राइस चल रहा है इसका कितने में दिए, होता है ना। तो मुझे यहाँ आके समझ में आया कि फिल्म इंडस्ट्री कुछ अलग नहीं है। आप एक बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे, वो ध्यान से सुनेंगे, कमाल कहानी है, वाह गजब, और क्या है। तो फिर जब समझ में आया कि और क्या है करना पड़ेगा, तो ये कहानी को मैं धीरे धीरे पकाता रहा और दूसरी कहानियाँ तैयार करना शुरू किया। तो इस बुक के विजुअल राइट्स बिकने के पहले मेरी 2 फिल्में साइन हो चुकी थी टी सीरीज़ के साथ। अच्छा, कौन सी अगर नाम बता सकते? वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के अंदर है अभी, तो अभी वो रिलीज नहीं हुई? अभी अच्छा। एक प्री प्रोडक्शन पे। एक्चुअली ये सब मेरा समय ठीक हुआ है 2019 में। अच्छा। और उसके बाद पूरे तो देश पे दूसरी शादी के बाद? जी, मेरा पूरा सब कुछ, मेरा पूरा वक्त बदला है मेरी दूसरी शादी के बाद। वो भी एक अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, अपने डिप्रेशन से बाहर बैठा हूँ, जीवित हूँ और कुछ लोगों की नज़र में सक्सेसफुल भी हूँ। इस सब तो यहाँ चीज़ पर का हम वीडियो श्रेय को रोकते हैं, ये इनका सेकंड पार्ट था ये। तो जैसे इन्होंने बताया था, मैंने पहली वीडियो में ही भाप लिया था कि कमी कहीं ना कहीं इनकी वाइफ की ही लग रही थी, मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी। और जब जैसे इन्होंने बताया सेकंड पार्ट जब मैंने देखा तो उसमें तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं वो उनकी मिस्टेक थी। ठीक है, जैसे कि अब जैसे किटी पार्टी में गए थे, तो जैसे किटी पार्टीज़ में जैसे वो मजाक उड़ा रहे थे, ये तो सर अवेलेबल नहीं थे वहाँ पर, लेकिन और आपस में जैसे हंसी मजाक उड़ा रहे थे। पता नहीं लोग वाग ऐसे किसी की लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे मजाक उड़ा सकते हैं। बिल्कुल मतलब मैंने देखा है जो किटी पार्टीज वगैरह में जो करते हैं ना, इनको आपस में एक दूसरे की इंसल्ट वगैरह करने में, एक दूसरे की बेइज्जती करने में बहुत मज़ा आता है। पर पता नहीं सेंसलेस लोग होते हैं, क्या प्रॉब्लम है। मुझे बिल्कुल भी ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो किसी की पर्सनल लाइफ के साथ में मतलब इतनी बेइज्जती करते हों किसी की। ठीक है, तो एक दूसरा जैसे इन्होंने बताया था कि जैसे वो आपस में बोल रहे थे कि वो तो राइटर बनने के लिए गए हैं, राइट, तो लेकिन वो तो वेटर बनने लायक हैं। और पीछे जब इन्होंने जैसे सुसाइड करने की कोशिश की, फिर उसमें बच गए, फिर वहाँ पे और भी इनको ताने मारने लगे। तो किसी की पर्सनल लाइफ में इस हद तक जाना, मतलब किसी को इतना टॉर्चर करना मेंटली, पता नहीं किस तरीके के लोग रहते हैं। खैर समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं। और दूसरा मतलब इनके ऊपर इतने सारे केसेस, वैसे लव मैरिज हुई थी, प्यार, सारी चीज़ें, मतलब कैसे पॉसिबल है कि आप लव मैरिज करते हो एक उस इंसान के साथ में, आपको नहीं रहना है, ठीक है, आप अलग हो गए, दुनिया भर के केसेस डालने की क्या ज़रूरत है। बेटे को भी अलग कर लिया, बेटे को भी नहीं मिलने दिया, बेटे के साथ में कहीं वो कुछ पढ़ाना दे। तो मुझे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अलग प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चे के दिमाग में ये उल्टी सीधी चीज़ें डाल के मिलने नहीं देना, और मतलब बिल्कुल इस तरीके का बिहेव बच्चा अगर करे तो बाप वेट कर रहा है। कौन बाप है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता? तो किसका मन नहीं करता कि वो अपने बच्चे से मिले? तो इस तरीके की हरकतें, क्या बोलूँ, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनकी जो लाइफ, जो इनकी जो पर्सनल लाइफ थी, उसमें इनके साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। कुल मिला के बात ये है। अब जैसे ये बता रहे थे कि इन्होंने अपने हाथ पे भी लिखवा रखा है अपने बेटे का नाम, और ये काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, आज तक अभी मतलब मिले नहीं है उनको, ना चॉइस पता है कि क्या है। पर जिस हिसाब से ये वीडियोस बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने आप ही वीडियो को तो आज नहीं तो कल देखेंगे। पता सच्चाई तो हर किसी को पता चल जाएगी, क्योंकि बचपन में 5-6 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता होता। आप उसके माइंड में जो डालोगे ना वो वही उसको सच लगता है। अगर मान लो मदर ये बोल देती है तेरा बाप बेकार है, तेरा बाप ये है, तेरा बाप वो है, और लेकिन क्या है कि सच्चाई छुपती नहीं है, ठीक है ना। वो आज नहीं कल तो पता चल ही जाती है। अब वो जैसे वीडियो देखेंगे, जब देखेंगे कि मेरे फादर ने मेरे अपना नाम तक का टैटू हाथ पे लिखवा रखा है, तो वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आज नहीं कल तो वो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ रहती है, चाहे कितना भी वो कोशिश कर लें। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं गलती मदर की ही लग रही है इसमें, ठीक है ना। तो पता नहीं कितनी सही हूँ मैं, कितनी गलत हूँ, आप कमेंट्स में बता दीजिए। मुझे तो मदर की ही गलती लग रही है, ठीक है ना। जब फादर इतना कमा रहा है, हाँ, अगर फादर का बाहर कहीं अफेयर है या फिर कहीं वैसे कहीं इधर उधर अय्याशी करते घूम रहे हैं, तब आप
कर सकते हैं। लेकिन कोई बंदा सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, लेडीज़ को सारी खुशियाँ भी चाहिए, सारी फैसिलिटी भी चाहिए, उसको किटी पार्टीज भी जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसको प्रॉपर टाइम भी चाहिए, ठीक है। उसको हस्बैंड अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसा भी चाहिए, लेकिन उसको प्रॉपर टाइम भी चाहिए। भाई कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा लाइफ से, अगर आपको बहुत अच्छी लाइफ चाहिए तो। अगर आपको चाहिए सारी फैसिलिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। तो ये लेडीज़ को समझ में नहीं आता है और वो इधर से उधर वो चली जाती हैं। तो इतना तो उनके अंदर सेंस होना चाहिए, ठीक है। और जैसे इनको फंसाने की कोशिश की गई, मैंने तो खैर उनकी साइड से बात नहीं सुनी है, जो इनकी वाइफ है वन साइडेड है, लेकिन जो वन साइडेड मैंने बात सुनी है मुझे कहीं ना कहीं वही गलत लगी है। हो सकता है कि उनकी भी कुछ वो रही हों कि भाई मैंने इस तरीके से, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। पर लेकिन ये है कि हो सकता है कि ज़्यादा गलती वाइफ की हो, थोड़ी सी गलती इनकी हो, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कमी दूसरी साइड ही लग रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने मतलब लिखना शुरू किया अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से बेस्ड जो भी स्टोरी थी। तो जैसे ये गए वहाँ पर, ठीक है, जाने के बाद में अब पता है कि मुंबई जैसे शहर में लगता तो ऐसे ही है कि जाके हमें वहाँ पे तुरंत ही, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि पूरे देश से आए हुए होते हैं लोग, तो बहुत मुश्किल होता है अपने सपनों को पूरा करना। लेकिन ये है कि अब तो ये राइटर भी बन चुके हैं और अपनी स्टोरी जो ये बता रहे हैं कि धोनी, वो साक्षी धोनी जो है, उन्होंने इनके राइट्स खरीद लिए हैं, तो उसके ऊपर मूवी वगैरह जो भी बनेगी। तो अब काफ़ी अपना आगे लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। मे भी इन्होंने शादी भी कर ली है और उनकी वाइफ बताते हैं काफ़ी समझदार है, वो भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे हिसाब से इतना अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ सिर्फ लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, इसका मतलब ये नहीं कि आपने लव मैरिज किया है तो पंख लग जाते हैं। लाइफ को उसी हिसाब से चलना पड़ता है जैसे एक अरेंज मैरिज वाली लाइफ होती है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग वाली लाइफ के साथ एक की तरह ही चलना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं वो अलग ही हवा में उड़ी रहती हैं, उनकी मतलब वो अलग ही दुनिया में रहती हैं, उनकी ख्वाहिश ही बड़ी डिफरेंट रहती हैं। जबकि शादी से पहले की अलग लाइफ होती है, आफ्टर मैरिज असली परीक्षा होती है। तो ये लड़कियों को समझना चाहिए, और जो आपके लिए कमा के लेके आ रहे हैं उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीखें, ना कि आप उनको पीछे से धोखा दे के चले जाएँ। तो वो तो बिल्कुल गलत लगा मुझे, ठीक है ना। और आप बताएगा आपको क्या सही लगा क्या गलत लगा, मैंने कितना सही बोला है कितना गलत बोला है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।